फौरन ही किया कभी अपने इस शेर को हाथ में पकड़कर बुलाया है। अब मुझे शर्म आने लगी। आंखें नीचे कर ले और क्या नहीं उम्मी मुझे शर्म आती है। उम्मी ने पानी का गिलास पिया और कुछ सोचने लगे। फिर मुझे कहा कि कामी जो बातें हुई हैं वो किसी से जिक्र ना करना। मैंने जी अच्छा किया। उम्मी उठकर अपने काम करने लगे और मैं बाहर निकला। घर से बाहर जाते हुए उम्मी ने देखा और मैंने भी महसूस किया सब कुछ ठीक है। बहन ये क्या मुसीबत है। अब खैर कुम्स को पकड़कर थोड़ा खुला करके चल रहा था ताका पता ना चले। उम्मीद की तरफ देखा तो वो मुस्करा रही थी। कुछ देर बाहर मटर गश्त किए शाम हो गई और अपने कमरों में घुस गए। तब मेरा कमरा नीचे ही था। रूही आपी के पास वाला कमरा सामने हाल था जिसमें LCD लगी हुई है और सामने सोफे वगैरह रखे हैं। इसको कॉमन रूम बना रखा है। आराम समझ लो। इसी हाल के सामने उम्मी अबू का कमरा है और साथ किचन वाशरूम और घर के पिछले लान की तरफ जाने वाला दरवाज़ा। रात का खाना खा के सब अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। मेरी जिम्मेदारी थी घर के दरवाज़ों में गेट को ताला वगैरह लगाना। सब काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आया तो सर्दी लगने के बजाय मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए कुम्स उतार कर बेड पर लेट गया। इसकी जड़ों में दर्द हो रही थी और मैं तंग आकर अपने आप से ही बातें करने लगा। ऐठ जा मेरे भाई बस कर दे साले थक गया हूं मैं। ऐसी ही हैबत अंगेज सोचते सोचते घंटा गुजर गया। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। बाहर हाल में 0 का बल्ब जल रहा था तो जिस्म से उम्मी ही लगे। उम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से लाक भी लगा दिया और दिए पाँव मेरे बेड के पास आकर मुझे देखने लगे। अब हालत ये थी कि मेरा एक बाजू मेरे सर के नीचे था और दूसरा हाथों पर उम्मी की अचानक आमद पर मैं बात बता ना सका। उम्मी ने भी नोट कर लिया और अगर मैं बैठ गया। उम्मी कुछ देर बैठी रहे। वो कुछ सोच रही थी कुछ फैसला करना चाह रही थी, लेकिन मुआशरा सब कुछ हायल था क्योंकि माँ अपने बेटे से ऐसी बातें नहीं करती जो उम्मीद ने मुझसे कि अच्छे भले बच्चे को शेर बना दिया। ये सोचते ही मैंने फौरन हाथ को छोड़ दिया। उम्मी की टांगें अभी भी बेड के नीचे लटक रही थीं। फिर इसी तरह मुझ पर झक गईं और पूछा कामी बेटा कुछ आराम आया। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा दर्द हो रही है। उम्मी ने कहा बेटा मैं जानती हूँ। फिर मुझे कहा कि वदा करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैंने पूछा किया उम्मी? तो उन्होंने कहा जो मैं करने वाली हूँ किसी से जिक्र मत करना वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। मैं भी जज्बात हो गया और कुछ दर्द का असर था। तुम आंखों से कहा उम्मी ऐसा ना कहीं प्लीज अब के लिए जान भी हाजिर है। उम्मी अब उठकर बेड पर बैठ गईं। फिर उम्मी ने मुलाकात के लिए बोला। उम्मी ने मुझे कहा अपना वदा याद रखना, कपड़े पहनो और सो जाओ और ऐसे ही कमरे से निकल गईं। नींद आती मैं अभी शाक में था। ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो गया। लेकिन एक बात जिस पर ना मेरे दिल को एतराज़ था ना दिमाग को कि मुझे की बुलंदियों पर था, यही सोच रहा था। उम्मी की तरफ ध्यान गया तो मैंने शुक्र अदा किया। बाथरूम गया, शलवार वही रखी, ट्राउज़र पहना और दोबारा बेड पर लेटकर सो गया। उन्हें टूट कर नींद आई बता नहीं सकता। सुबह उठा तो तरोताज़ा और बशाश था वो दिन गया। और आज का दिन ना उम्मी ने कभी ऐसा किया ना ही ये दोबारा ऐसे नॉर्मल इंसानों की तरह। लेकिन इस वाक़ये ने मेरे जहन में गहरे नकूश छोड़े। मेरी भी फरमाबरदारी थी कि दोबारा उम्मी को तंग नहीं किया। अलबत्ता ताज ज़रूर लेता था और प्यार ले लेता हूँ, लेकिन एक हद तक एहसान से पूछा किधर था है तो और किधर से आ रहा है। कहने लगा बाजी आशकू ट्यूशन सेंटर छोड़ कर आ रहा हूँ। मुझे तब चल गई साले तो और तेरी बहन एक दिन पता लगेगा मैं से कितनी बार किया है कि मेरी बाइक ले जा कर। बहन पूरी दुनिया को दुखाना लाजमी है कि हम ट्यूशन जा रहे हैं। इश्क और एहसान दोनों मुझसे छोटे हैं और मुझे छोटे बहन भाइयों की तरह ही अजीज हैं। अब कह सकते हैं कि उनकी फैमिली जो हैसियत में हमसे कम थी और हमारी फैमिली के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। एहसान का एक भाई इससे छोटा है और एक बड़ी बानिश है जिसको वो ट्यूशन छोड़ कर आया है। खैर हम दोनों बातें करते करते बाजार की तरफ जाने लगे। जिम में घुस गया और एहसान ट्रेडमिल पर चढ़ कर वॉक करने लगा और मैं मसल बनाने लगा और साथ हल्की फुल्की वर्जिश भी। दौरान वर्जिश मेरा ख्याल अचानक रूही आपी की तरफ चला गया और मेरे लिए हैरान कुन था कि मैं इसके बारे में सोचने लगा कि क्या कोई लड़की इतनी भी प्यारी हो सकती है, और सबसे बढ़कर इसका मुझसे प्यार, मुझसे गुस्सा, मेरे छोटे मोटे काम करना, मेरा ख्याल रखना। हमारे मुआशरे में बड़ी बहन आधी माँ होती है, बल्कि सच कहूँ तो दूसरी माँ होती है। ऐसा सोचते सोचते मैं तेजी से वर्जिश करने लगा। मैं इस वक्त मशीन पर था और तेजी से वजन उठा रहा था। कुछ देर पैक के बाद में पसीने में शराबूर हो चुका था और अपना अब साफ किया। एहसान इस वक्त तक जा चुका था। मैं घर गया तो गेट में अंदर होते ही फ्रंट लान में देखा। सबसे पहले जिस पर नजर पड़ी वो रूही आपी ही थी। कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठी थी और मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो मुस्करा कर कहा आ गए तुम बॉडी बिल्डर। शायद मेरी भीगी शर्ट को देखकर उनको अंदाजा हो गया था। मैं जिम से ही जी आपी अब सुनाएं कैसी हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और साथ सवाल भी कर दिया। मैं ठीक हूँ, जरा दुखो तो अपने डोले।
लाए में इस वक्त दूर एक बल्ब जल रहा था। इसकी रोशनी में हम एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। रूही आपी उठकर मेरी कुर्सी के पास खड़ी हो गईं और अपना मुलायम सा हाथ मेरे दाई डोले पर रख दिया और बहुत प्यार से देख रही थी और बैल का सा हाथ भी फेर रही थी। वाकया बात है कामी, तुम तो बहुत सख्त और जानदार हो। रूही आपी काफी मुतासिर नजर आई और मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। चुल्लू अंदर आ जाओ, मैं अपनी जान को दूध पिलाती हूँ। बेचारे थका हुआ होगा। मैं भी इसके साथ चलने लगा। ये एक एहसास था घर के अंदर अगर मुझे दूध का गिलास ला दिया जो मैं फौरन पी गया। फिर कहने लगे शर्ट उतार दो, मैं तालिये से जिस्म साफ कर देती हूँ फिर नहा लेना। ये अब नया तजर्बा था। इससे पहले कि मरियम आ जाती रूही आपी से नजर भर कर मेरे जिस्म को देखा और फिर तौलिये से पहले बाल साफ किए, फिर मेरे कंधों और सीने पर तौलिये से नमी को साफ करने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा महबूब साफ कर रहा है। एक अजीब सा एहसास था, लेकिन इस एहसास में बहुत सुकून था। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ले। फौरन रूही आपी की आवाज आई, खड़े सो मत जाना। चुल्लू शाबाश, अब जाकर नहा लो। इसी लम्हे उम्मी की आवाज आई, कामी बेटा ज्यादा एक्सरसाइज जिस्म के लिए अच्छी नहीं होती बेटा, क्यों इसको मशक्कत में डालते हो। मैंने उम्मी को जवाब दिया कि नहीं उम्मी, जो प्रोफेशनल होते हैं मैं उनकी तरह नहीं करता, बल्कि हल्का ही रखता हूँ। अपने कमरे में गया, वहां से नई शर्ट और ट्राउजर लिया और वॉशरूम में घुस गया। नहा धोकर अपनी लादो रानी मरियम को उठाया और इससे खेलने लगा। इतनी देर में खाना लग गया और सब खाना खाने लगे। मरियम अभी भी मेरी गोद में बैठी थी और मैं खुद भी खाना खा रहा था, साथ इसको भी खुला रहा था। खाना खाने के दौरान मेरी नज़र रूही आपी की तरफ जा रही थी। छोटे छोटे नवाले तोड़ कर खा रही थी। क्या हो गया मुझे, क्यों इसकी हर अदा पसंद आने लगी, क्यों दिल को अच्छी लगने लगी। जूते ही खाकर बाहर आया। इसी खुद को समझाया आपी रूही दिन का बेशतर हिस्सा सीरियस ही रहती है, बहुत कम सहेलियां हैं, किसी से फालतू बात नहीं करती है। मुझसे 1 साल बड़ी लोग, मुझे इसके गुस्से से बहुत डर लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेरे पेपर्स खत्म हो चुके थे। इस दौरान बस मेरा दिल अपनी आपी ही की तरफ माइल होता जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। दिल चाहता था वो नजरों के पास रहे, वो मेरा ख्याल रखे और मैं इसको जमीन पर पाँव ना उतरने दूं। इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर इसको देखता, इसके हाथों को चूम कर एक महबूब की तरह इसको पुकारता, इसको प्यार करता। वक्त के साथ साथ ये जज्बा मजीद पुख्ता होता गया। अरमान चढ़ गया। मेरा दिन भी नहीं गुजरता था अगर रूही आपी से बात ना करूं, उनके बारे में ना सोचूं। कई बार मुजाहिदत करने की कोशिश की लेकिन बेसूद रहा। कई सोचों में घिरा रहा कि वो मेरी बहन है, मुकद्दस रिश्ता है। फौरन भी दिल पुकार उठता है कि मैं कौन सा गलत नज़र से देखता हूँ, प्यार से ही देखता हूँ। अलबत्ता कभी कभी इस पर गौर करता तो खुद तर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आपस में आहिस्ता आहिस्ता हुआ में खून की आने लगी। शामें और सुबह सर्द होने लगे, लेकिन मेरे जज्बात मुसलसल सुलग रहे थे। एक सुबह रूही आपी को गर्ल्स कैंपस उतारा और घर वापस आ गया। दोपहर को फिर लेने जाना था। उम्मी ने भी सामान की लिस्ट पकड़वा दी कि जब अरूसा को लेने जाओ तो वापसी पर सामान लेने आना। दोपहर के वक्त सोचा रूही को कहा साथ लिए फिरता रहूंगा, पहले घर का सौदा ले लेता हूँ, फिर इसको भी पकड़ कर लूंगा। सामान खरीदते मुझे कुछ ताखीर हो गई। मैं बाइक पर भी रूही के कैंपस गया तो कुछ हंगामा नजर आया, जो कि अमूमन ऐसा होता नहीं है। वहाँ 2 लड़के थे जो लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब गौर से देखा तो रूही भी थी उन लड़कियों में। कामी साहिब का पारा 7वें आसमान पर गर्दन की रगे फूलने लगे। सारा खून मेरे चेहरे पर सिमट आया। कान बंद हो चुके थे, बस नजरें इस मंजर पर तक थीं। मैंने बाइक को स्टैंड पर लगाने के बजाय वैसे ही फेंक दिया और भागकर एक लड़के के बाल पीछे से पकड़ लिए। इसका हाथ रूही की तरफ उठा हुआ था, लेकिन अब लड़ नहीं हुआ था। मेरे जहन में कोई फिल्मी सीन नहीं था, नाबीना मौका था ऐसा। फिल्मी सीन पैदा जरूर हो गया। मैं आहिस्ता से इस लड़के को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इसका सर और गर्दन बोल के कमर तक धरी होती गई। अगर मजीद देर करता तो इसकी रीढ़ की हड्डी या गर्दन का मनका टूट जाता, क्योंकि वो मुजाहमत कर रहा था सीधा होने की। अल्फाज की बाल मेरे शिकंजे में थे। जोशी चेहरा मेरे चेहरे के सामने था।